तो हेलो बच्चे लोग, आज हम लोग उसी जो आधा हुआ था उसको पूरा करने वाले हैं। हम लोग कल पढ़ रहे थे साझेदारी के लक्षण एवं विशेषताएं। तो आज उसकी तीसरी विशेषता को हम लोग देखेंगे। ये लक्षण बोलिए, लक्षण या विशेषता दोनों बोल सकते हैं। तो इसमें लिखा है लाभ विभाजन। तो इसमें साझेदारी का उद्देश्य लाभ कमाना और आपस में वितरित करना होना चाहिए। यानी कि साझेदारी का उद्देश्य क्या होना चाहिए? लाभ कमाना होना चाहिए और आपस में वितरित करना होना चाहिए। मतलब साझेदारी का स्थापना इसलिए किया जाता है और उसका उद्देश्य यह होता है कि हम लोग लाभ कमाएं और आपस में बांटें उसको, लाभ को। ये उसके लक्षण हैं और विशेषता भी हैं। चौथा, असीमित दायित्व। असीमित दायित्व में फार्म का ऋण चुकाने के लिए प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। यह दायित्व पृथक व संयुक्त हो सकता है। तो इसमें यह बता रहे हैं असीमित दायित्व से ऐसा है कि दायित्व असीमित होते हैं। इस जो फार्म है हमारा, वो ऋण ली है मान के चलो। तो ऋण को चुकाने के लिए जितने भी इस फार्म में साझेदार हैं, उन साझेदारों को दायित्व जो फार्म से जो अन्य लोगों से या फिर कोई फार्म से या कोई संस्था से जो ऋण लिए हैं, उसको सभी साझेदार मिलकर चुकाएंगे। वो उनका दायित्व बनता है। यह दायित्व पृथक भी हो सकता है और संयुक्त भी हो सकता है। यानी कि कोई उस दायित्व को अकेला व्यक्ति भी ले सकता है या सब लोग मिलकर उस दायित्व को ले सकते हैं। ऐसा भी इसमें हो जा सकता है। मतलब जो एक फार्म है, वो फार्म है जिसमें दो साझेदार हैं मान के चलो। उसमें से दोनों साझेदार हैं, अब उनकी फार्म को लॉस हो गया, जिसके कारण उनके माल ख़राब हो गया, जिसके कारण उन्हें माल को अब लेने में तकलीफ़ हो रही। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये आ रही है कि उनके पास धन की कमी है। तो धन लेने के लिए क्या करते हैं वो लोग? बैंक से ऋण लेते हैं, धन को ऋण के रूप में लेते हैं। तो बैंक इनको आसानी से ऋण दे देती है। फिर इन दोनों साझेदारों का दायित्व यह बनता है कि ये लोग जो बैंक से ऋण लिए थे, उस ऋण को इन दोनों साझेदार मिलकर बराबर में बांटकर उस दायित्व को चुकाएंगे। या फिर दोनों साझेदार में से एक साझेदार यह दायित्व लेता है कि इस ऋण को मैं अकेले ही चुकाऊंगा। ऐसा भी हो सकता है। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट, सदस्यता की पात्रता। तो सदस्यता की पात्रता किनको होती है देखते हैं। केवल व्यक्ति ही साझेदार बन सकते हैं। कोई संस्था नहीं बन सकती है। इसका अर्थ यह है कि जो सदस्यता की पात्रता मतलब जो सदस्य बनने की जो पात्रता रखता है, कौन रखता है? तो इसमें केवल व्यक्ति ही साझेदार बन सकता है। अन्य कोई भी चीज़, कोई भी अलग प्रकार की जो संस्था है या कोई भी संस्था है या फिर कोई भी संघ है लोगों का, वो साझेदार नहीं बन सकता। इसमें साझेदार की पात्रता सिर्फ उसी को दी जा सकती है जो व्यक्ति है। कोई पशु जंतु, इन सबको इसमें सदस्यता नहीं दिया जा सकता। इसमें केवल व्यक्ति को ही सदस्यता दिया जा सकता है। कोई संस्था भी सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकती, ना कोई संघ। अब छठवां पॉइंट देखते हैं, फार्म का नाम। ये इसकी विशेषता लक्षण है। जो देखो, जो व्यक्ति साझेदारी में शामिल होते हैं साझेदार कहलाते हैं और संयुक्त रूप से फार्म कहलाते हैं। जिस नाम से फार्म चलाया जाता है उसे फार्म कहते हैं। इसमें यह बोल रहा है कि जो व्यक्ति
क्या होते हैं, साझेदारी में शामिल होते हैं। वो वही साझेदार कहलाते हैं। जो व्यक्ति साझेदारी में, जो फार्म है उसमें शामिल होते हैं, उसे साझेदार कहा जाता है। और संयुक्त रूप से फार्म कहलाता है, मतलब संयुक्त रूप से उसे फार्म भी कहा जाता है हम लोग। और फिर क्या बोलते हैं, और जिस नाम से जो फार्म को चलाया जाता है उसे ही फार्म कहते हैं। मतलब जो साझेदारों द्वारा, मतलब व्यक्तियों द्वारा मिलकर वो साझेदारी करते हैं, फिर साझेदार करने के बाद वो लोग साझेदार कहलाते हैं। फिर साझेदार कहलाने के बाद जो संयुक्त रूप से जो भी फार्म को, जो भी वो व्यवसाय या फार्म को चलाते हैं उसे ही साझेदार फार्म कहा जाता है, साझेदारी फार्म। और उसमें और नाम रखते हैं, उसे साझेदार का फार्म का नाम कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। साझेदार बनने की योग्यता एवं शर्त। तो साझेदार बनने की योग्यता और शर्त किसे हैं, क्या क्या इसमें आती हैं, देखते हैं। साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदार बनने के लिए योग्यता का होना आवश्यक है। तो क्या क्या योग्यता चाहिए साझेदार बनने के लिए, देखते हैं। पहला, जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक है, अर्थात वह वयस्क है। क्या चीज़ है इनमें योग्यता है, शर्त है ये कि वो व्यक्ति की उम्र का होना चाहिए 18 से अधिक होना चाहिए और वह वयस्क हो। और दूसरा, वह मानसिक रूप से स्वस्थ है। ये इसमें यह भी देखा जा रहा है कि वो मानसिक रूप से क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। उसका दिमाग, जो दिमागी हालत है वह स्वस्थ होना चाहिए। तीसरा, वह व्यक्ति जिस राज्य नियम के अंतर्गत अनुबंध ठहराव करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है हो। मतलब ये बोल रहा है कि जिस व्यक्ति राज्य नियम के अनुसार अंतर्गत अनुबंध, मतलब यह है कि जो कानूनी सरकार के नियम के अनुसार उस व्यक्ति को किसी प्रकार का सरकार से बाध्य या फिर अयोग्य, मतलब अयोग्य न ठहराया गया हो। किसी भी प्रकार से इसमें कानूनी नियम ना हो कि यह इस कार्य को नहीं कर सकता या यह इसके योग्यता इसे प्राप्त नहीं है, ऐसे टाइप से जो भी इसे सरकार द्वारा आरोप अगर लगाया गया हो कि यह किसी कार्य को नहीं कर सकता, तो फिर उसे नहीं इसमें लिया जा सकता। अब आगे देखते हैं, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। अब देखिए, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम तो इसमें हैं, जब साझेदारों के मध्य कोई लिखित अनुबंध या साझेदारी संलेख का निर्माण नहीं किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से 12 धारा 17 धारा में वर्जित प्रावधान लागू होते हैं, जो निम्नानुसार हैं। ये बोल रहा है कि जब साझेदार के मध्य क्या हो, लिखित अनुबंध या साझेदारी का संलेख निर्माण नहीं किया गया हो, मतलब कोई जो साझेदारों के बीच संबंध हुआ है मध्य बीच में, उसका कोई लिखित प्रमाण पत्र इनके पास न हो, तब ऐसी स्थिति में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12(17) के अनुसार है, एक प्रावधान लागू होता है उसमें। और प्रावधान लागू होता है, उसको देखते हैं क्या क्या उसमें प्रावधान लागू होता है अभाव में। साझेदारी संलेख अगर किसी साझेदारी फर्म के पास नहीं है तो क्या क्या नियम लागू होते हैं साझेदारों के बीच में, साझेदारों के लिए। तो पहला है, व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार। इसमें सभी साझेदार व्यवसाय में संचालन में भाग ले सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट यह है कि व्यवसाय के जो संचालन में भाग लेने का अधिकार किसको किसको है, तो भाई जो व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार सभी साझेदार को है, वो सभी इसमें भाग ले सकते हैं। दूसरा, कर्तव्य को पूरा करना। तो इसमें कर्तव्य को पूरा करना तो मतलब जो कर्तव्य है साझेदारों का उसको पूरा करना।
तो इसमें क्या है कि प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के संचालन में अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। इसमें ये बोल रहे हैं कि जो कर सभी साझेदार को व्यवसाय संचालन करने के लिए क्या करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पूरा पालन करना चाहिए। मतलब अपने जो कर्तव्य हैं जो साझेदारों के पास, उनका क्या करना चाहिए, पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। तीसरा, मत प्रकट करने का अधिकार। मत प्रकट करने का अधिकार मतलब वोटिंग डालने का अधिकार। वोटिंग, अब इसको समझते हैं। देखिए, पहले इस लाइन को पढ़ लेते हैं। व्यवसाय में किसी वाद बहुमत से निपटारा किया जाएगा तथा प्रत्येक साझेदार को अपना मत प्रकट करने का अधिकार होगा, किंतु व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन करना हो तो सभी साझेदार की अनुमति से किया जाएगा। ये बोल रहा है कि जो व्यवसाय मत प्रकट करने का अधिकार, इसमें ये बोल रहा है कि व्यवसाय में किसी भी जो वाद विवाद आ गया तो या किसी प्रकार की समस्या आ जाती है, या किसी चीज़ को बदलना है, किसी चीज़ को सुधारना है, किसी चीज़ को खरीदना है या लाना है, तब सभी साझेदार की सहमति यानी कि मत लेना आवश्यक है। कोई भी एक साझेदार यह सोचकर किसी भी फार्म के वस्तु को बेच नहीं सकता, ना ही खरीद सकता है। सभी साझेदार को उसे अनुमति लेनी पड़ेगी कि इस चीज़ को हम बदलें, इस चीज़ को हम सुधारें, इस चीज़ को हम अपनाएं या इस चीज़ को परिवर्तन करें। सभी साझेदार की अनुमति लेना आवश्यक है। चौथा, हिसाब किताब की बहियों का निरीक्षण। तो इसे बताया जा रहा है कि हिसाब किताब की बहियों का निरीक्षण मतलब निरीक्षण करना है। तो उस हिसाब की पुस्तकों का निरीक्षण करने तथा उसकी प्रतिलिपि लेने का अधिकार सभी साझेदार को होगा। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो हिसाब किताब की क्या है, निरीक्षण की बहियाँ हैं। मतलब हिसाब किताब की जो बहियाँ होती हैं, जिसे बोला जाता है बही खाता, तो वैसे टाइप की जो पुस्तक हैं उसे निरीक्षण करने का अधिकार सभी साझेदार को है, और साथ ही प्रतिलिपि लेने का भी अधिकार है। प्रतिलिपि मतलब डुप्लीकेट। तो सभी साझेदारों को वो जो भी हिसाब किताब हुआ है फार्म के संचालन से लेकर जितने भी टाइम तक, उन सभी का वो प्रतिलिप ले सकता है, सभी का निरीक्षण कर सकता है। निरीक्षण मतलब जांच पड़ताल, वह कर सकता है। आइए और बचा है और देखते हैं। इसमें है पांचवा पॉइंट। तो पांचवा पॉइंट क्या है इसमें, बिना पारिश्रमिक के कार्य। मतलब कोई भी, देखिए, बिना पारिश्रमिक के कार्य मतलब बिना पारिश्रमिक मतलब बिना किसी लाभ के कार्य करना। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, कोई भी साझेदार व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक पाने का अधिकार नहीं होगा। इसमें यह बोला जा रहा है कि जो व्यवसाय क्या है, साझेदारी जो फार्म है उसमें से जो साझेदार हैं वह व्यवसाय का संचालन करने में भाग लेते हैं और संचालित करते भी हैं, पर उन्हें इसमें किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि नहीं दी जाएगी। जो पारिश्रमिक राशि यानी कि जो इसमें परिश्रम कर रहे हैं उसका राशि अलग से अतिरिक्त रूप से नहीं दिया जाएगा, क्योंकि साझेदारी में जो साझेदारी फार्म में जो साझेदार होते हैं उनका लाभ होता है, ना कि पारिश्रमिक कोई वेतन। ओनली सिर्फ क्या होता है, लाभ। आइए छठवां पॉइंट देखते हैं, फार्म की संपत्ति का उपयोग। मतलब इसमें क्या बोला जा रहा है कि फार्म की संपत्ति का उपयोग केवल व्यवसाय के लिए किया जाएगा। इसमें यह बोला जा रहा है कि जो फार्म है उसका संपत्ति का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है। तो इसमें किस चीज़ में किया जाता है, इसमें किया जाता है कि फार्म की संपत्ति का उपयोग केवल व्यवसाय के लिए ही किया जाएगा, अन्य अतिरिक्त कार्य के लिए नहीं किया जाएगा। जो फार्म की कोई भी संपत्ति है, जैसे कि लोग क्या है, कार होगी, तो फार्म में साझेदार जो है वह कार का उपयोग अपने फार्म तक जाने के लिए कर सकते हैं और फार्म से वापस आने तक के लिए कर सकते हैं। अपने पर्सनल यूज या व्यक्तिगत यूज के लिए फार्म की संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकते, ना ही किसी भी प्रकार का इसमें जो परिवहन सुविधा है या किसी प्रकार का इनके पास जो उपयोगी वस्तु है, वह साझेदार केवल अपने या व्यक्तिगत स्वार्थ
के उपयोग के लिए नहीं कर सकता। चलिए इतना हो गया, आपको समझ आ गया होगा, और समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा से वीडियो बनाकर आपके लिए पर्सनली तो नहीं बोल सकता पर जनरली भेज सकता हूँ। कमेंट जरूर कीजिए, भूलना मत। अब देखते हैं साझेदारी संलेख का महत्व। अब साझेदारी संलेख का महत्व क्या क्या होते हैं तो देखते हैं। पहला, इसमें साझेदारी संलेख के महत्व, तो पहला है समस्त साझेदारों में लाभ हानि विभाजन का अनुपात क्या हो। मतलब ये बोला जा रहा है कि जो समस्त साझेदार हैं, ठीक है, उसमें लाभ हानि विभाजन का क्या अनुपात हो। समस्त साझेदार हैं उनमें लाभ हानि विभाजन का क्या अनुपात हो। ये भी महत्व बात है कि जो साझेदार हैं जितने भी, सभी साझेदार को लाभ हानि विभाजन करने के लिए किस अनुपात में बांटा जाए। दूसरा, क्या साझेदार को पूंजी पर ब्याज व आहरण पर ब्याज लिया वह दिया जाएगा तथा किस दर पर। दूसरा बोल रहा है, यह रहा है दूसरा में यह महत्व है कि जो साझेदार हैं उन्हें पूंजी पर ब्याज दिया जाए, आहरण पर ब्याज दिया जाए, और दिया जाए कि ना जाए ये पूछा जा रहा है। और ये भी बोला जा रहा है कि किस दर पे दिया जाए अगर दिया जा रहा है तो। तीसरा, क्या साझेदार को व्यापार संचालन की स्थिति में वेतन या कमीशन दिया जाएगा तथा किस दर से। यह बोला जा रहा है तीसरा पॉइंट में कि जो साझेदार है वह व्यापार या फार्म या व्यवसाय का संचालन करता है साझेदार, तो उसे इस स्थिति में वेतन दिया जाए, कमीशन दिया जाए या न दिया जाए, और अगर दिया जा रहा है तो किस दर पे दिया जाए। चौथा, प्रत्येक साझेदार के कर्तव्य अधिकार व दायित्व क्या होगा। चौथा यह बोला जा रहा है कि जो जितने भी साझेदार हैं सभी साझेदार का जो कर्तव्य होता है और जो दायित्व होता है वो क्या क्या होगा। पांचवा, इसमें यह बात भी ध्यान देने लायक है जब संलेख बनाया जा रहा है तब। तो इसमें बोला जा रहा है कि फार्म के बैंक खाते के संचालन करने का अधिकार किस किस साझेदार को होगा। इसमें बोला जा रहा है कि जो फार्म जो है उसका बैंक खाता है, कोई भी फार्म है उसका जो बैंक खाता है उसका संचालन करने का अधिकार किसे प्राप्त होगा। मतलब जो साझेदार है उनमें से किस साझेदार को या किन किन साझेदार को जो फार्म है उसके बैंक खाते का अधिकार पर संचालन का अधिकार हो। छठवां, प्रत्येक साझेदार के आहरण की सीमा क्या होगी। इसमें बोला जा रहा है कि जो जितने साझेदार हैं सब सही साझेदार के जो आहरित किए गए कोई भी वस्तु उसका कितनी सीमा तक है, क्या है, मतलब प्रत्येक साझेदार जो आहरण करते हैं उसकी सीमा क्या होगी, क्या सीमा है, कितना सीमा है वो बताएं।